संदीप भाई, मैं आपसे बात करता हूँ। क्या आपको लग रहा है कि आरक्षण जो है, बीजेपी जिस तरह का हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, संघ जिस तरह से उस पर साथ दे रहा है, अभी उदयनिधि स्टालिन की बात को जिस तरह से हवा दी गई, कहा उसने कुछ, कहा इन लोगों ने कुछ उड़ा दिया, खबर कुछ और उड़ा दी। तो क्या लग रहा है कि इनको रोकने का एकमात्र तरीका यही है, आरक्षण, या कुछ और है? नहीं, आरक्षण तो देखिए 2024 के लिए जो संघर्ष है उसमें सीधा सीधा इनके खिलाफ सामाजिक न्याय की ताकत ही इन्हें रोक पाएगा। और इसीलिए देखिए कांग्रेस भी इसी फ्रेम पे रायपुर कन्वेंशन के बाद घोषित तौर पे, वो कोशिश कितनी सफल होगी, वो घोषणा कितनी सफल होगी, आगे की बात है। लेकिन कांग्रेस को भी देर सवेर सामाजिक न्याय के फ्रेम में आना पड़ा है। और ये देखिए आरक्षण ने इस देश में निश्चित तौर पे जो आर्थिक रूप से जिनके पास संपन्नता ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से पूरी तरह विहीन समाज था, लैंडलेस समाज था और अन्य स्रोत भी नहीं थे, तो उन समाजों में आरक्षण ने मध्य वर्ग बनाया, उन समाजों में आरक्षण ने समृद्धि लाई है। 90 के बाद भी देखिए जब मंडल आयोग लागू होता है तो ओबीसी जातियों के भीतर, ओबीसी के भीतर भी कई तरह की अलग अलग जातियां हैं। ओबीसी कहते हैं तो एक वर्ग का एक बोध होता है, लेकिन अलग अलग जातियों की अलग अलग स्थिति है। और उन तमाम जातियों में लगभग जो एक समृद्धि होती है, एक बदलाव देखा जा सकता है। मैं अक्सर उसको कोट करता हूँ, एक बिहार में जैसे बदलाव को देखना हो, गांव बदल गए हैं, गांव का पावर स्ट्रक्चर बदल गया, उसको देखना हो तो एक रामधारी सिंह दिवाकर की किताब आई है, बहुत लंबे समय तक वो कई अखबारों में, हिंदुस्तान वगैरह में कॉलम भी लिखते रहे। बड़े साहित्यकार हैं, बड़े चिंतक हैं, तो उसको देखना चाहिए। और ओबीसी समाज से, अति पिछड़ा समाज से आते भी हैं, तो चीजें बहुत बदली हैं। ये बदलाव निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को डराता है। पहले पहला जो फेज रहा है उसने बहुत दिनों तक कमंडल को चेक दिया है। 30 साल जिसको हम कहते हैं, वो जो लालू प्रसाद, शरद यादव और तमाम लोगों के उत्तर भारत में का दौर था, उस दौर ने इन्हें रोक कर रखा इसमें तो। और अब जो एक नई पीढ़ी है नए तरीके से कोशिश कर रही है 2024 में उन्हें रोकने को लेकर के, तो डराता तो है। क्यों डरते हैं? बेसिकली इनकी जो आइडियोलॉजी है सनातन को लेकर के, जो एक आप देख रहे हैं बौखलाहट, वह सनातन है क्या? वह सनातन किसी भी तरह के बदलाव के खिलाफ है, किसी भी तरह के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के खिलाफ है, चातुर्वर्ण के पक्ष में है। और चातुर्वर्ण स्पष्ट है कि वो उसकी जो श्रेणी है, जाति श्रेणी को अलग कर दें, चातुर्वर्ण को ही सिर्फ 4 श्रेणी में ही रखें, तो सर से लेकर के पैर तक का जो मिथक है वो उस फॉर्म में ही रहने देने की बात सनातन सोचता है। तो जब शूद्र पैर से ऊपर चीजें पलटने लगेंगी तो ये एक बेचैनी सनातन के पक्षधर लोगों के भीतर तो होगी ही होगी। वो बेचैनी बीजेपी के भीतर दिखती है। उसको मैनेज करने के लिए इन लोगों ने शुरू से काम किया है, 90 के दौर से ही काम किया है, और उन्हीं जातियों के भीतर, पिछड़ी जातियों के भीतर एक हिंदू बोध डालने की कोशिश हुई है। और खास करके एक बिना किसी रिसर्च के, जब जातीय जनगणना नहीं है, जातीय जनगणना नहीं है तो जातियों के पास कितनी समृद्धि आंकड़े के हिसाब से, मैं जो रामधारी सिंह दिवाकर की बात कर रहा हूं वो केस स्टडी है, आंकड़े के हिसाब से अभी सरकार के पास कितना असर हुआ है आरक्षण का वो सब उसके पास नहीं है। लेकिन एक मिथ बन गया है कि जो अपर ओबीसी है उसने बहुत सारी चीजें ले ली हैं, तो ये सिद्ध करने की जरूरत है। तो देखिए पहले, सबसे पहले इनकी जो घबराहट है वहां पहले ब्रेक करने की कोशिश है, जरूरत है। अति पिछड़ी जातियों में बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जहां तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है। बहुत सारी जातियां हैं जहां विकास का जो एक की पहुंच होनी चाहिए थी वो पहुंची नहीं है, तो वहां काम करने की जरूरत है। लेकिन वो होगा कैसे? वो तो जाति जनगणना के जरिए होगा, लेकिन ये जाति जनगणना से घबराते हैं। किसी भी तरीके से जो ये बना हुआ, और अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 1 या 2 पीढ़ी का जो मध्य वर्ग बनता है वो 1 या 2 पीढ़ी में एकदम से नीचे गिर सकता है और वो फिर से अपने वो मार्जिन की स्थिति में जा सकते हैं, बहुत दिन जा, इसलिए वहां सेंधमारी का जो प्रसंग है। अब देखिए ईडब्ल्यूएस का जो मामला है, ये सच है कि ईडब्ल्यूएस की मांग सबसे ज्यादा ओबीसी और दलित सेक्शन से ही उठी है। कर्पूरी ठाकुर ने 3% दिया था गरीबी के नाम पे रिजर्वेशन, और तमाम दलित पिछड़े नेता जो रहे हैं उन्होंने गरीबों के लिए रिजर्वेशन की मांग की है, चाहे वो मायावती जी हों, लालू प्रसाद जी हों, अलग अलग नेताओं के नाम लिए जा सकते हैं।
लेकिन उनका इरादा गरीबों को साथ ला करके जो आरक्षण पे सवाल खड़ा होते हैं उसको उस सवाल को एक तरह से डाउन प्ले करना, डाउनसाइज करने का प्रसंग था और एक और लोगों तक पहुंचे। लेकिन हम अक्सर कहते हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले शरारत वाले लोग हैं, तो इन्होंने शरारत की और ईडब्ल्यूएस के नाम पे सवर्ण रिजर्वेशन लेकर चले आए और ओबीसी और दलितों को उस रिजर्वेशन से बाहर कर दिया। तो एक सवर्ण रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस हुआ। जब सवर्ण रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस हुआ तो जो एग्जीक्यूटिव का प्रोसेस है उसमें इन्होंने तेजी ला दी। अब जहां भी कहीं वैकेंसी आती है, आपने जो दो उदाहरण दिए, सारी वैकेंसीज का हालत यह है कि ईडब्ल्यूएस को पहले भरते हैं। ऐसा लगता है कि रोस्टर की शुरुआत वहां से करते हैं। बैकलॉग ओबीसी का भरा पड़ा है, बैकलॉग दलितों का भरा पड़ा है और सीटें आप खुद ही कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का लेकर आते हैं। तो ये टारगेटेड एजेंडा है ओबीसी के भीतर घुस करके, दलितों के भीतर घुस करके जो एक सामाजिक न्याय का प्रोसेस है उसको एक तो हिंदुत्व के प्रोसेस में ले जाओ और जो दूसरी उनकी जो समृद्धि आई है, चाहे आरक्षण के जरिए आई हो या अन्य प्रोसेस के जरिए, लोकतंत्र के जरिए आई हो, उसको कैसे रोका जाए, उसे कैसे उनकी जगह पे, उनकी औकात शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कोट एंड कोट, वहां पहुंचा दिया जाए, ये इनकी कोशिश रहती है। तो ये घबराते तो हैं, इन्हें ये इनकी जो घबराहट है वो इसी पृष्ठभूमि से आए नेताओं से है धनंजय जी। एक ये भी देखा गया कि जो अभी कह रहे थे कि एसटी-एससी सर, जगदीश्वर सर, कि एसटी-एससी के लोग ऊपर आए, लेकिन ये भी देखने में आता कि एसटी-एससी हो या दलित हो या सॉरी एसटी-एससी हो या पिछड़े हो, कि जैसे ही ऊपर आते हैं वो मध्य वर्ग में शामिल हो जाते हैं, वो श्रेष्ठ हो जाते हैं और उनको लगता है कि बाकी उनके जो पीछे है वो गड़बड़ ही, उनको रहने देना चाहिए। तो ये जो एसटी-एससी और पिछड़ों के अंतर भी जो भेद है, जिस तरीके की चीजें आती है, वो कास्ट के स्तर पर भी है, तो उनमें भी कई उपजातियां हैं, तो उससे कैसे लड़ा जा सकता है? आरक्षण को लेकर के सब मिलकर के कैसे लड़े? इस तो पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। ये जो प्रस्ताव है ना धनंजय जी, इसको दो तरीके से देखा जाना चाहिए। एक इनसाइडर्स देखते हैं, ऑर्गेनिक लोग देखते हैं, रतन भाई जैसे लोग देखते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि रतन भाई को मैंने कई बार सुना। एक बार गया मैं, हम साथ साथ शाहीन बाग के आंदोलन में सुनने गए, तो इनके संवाद का जो तरीका होता है वो ऑर्गेनिक होता है। ये डांट डपट सकते हैं, ये बात कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो यदि जैसे बाबा साहब ने बातचीत में कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने, हालांकि कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है लेकिन लोगों के हियर से में है कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उसी तरीके से पे बैक टू सोसाइटी को लेकर के रतनलाल जी कह सकते हैं, अनिल जय हिंद जी कह सकते हैं, या दूसरे और लोग कह सकते हैं कि मध्यवर्ग बना और मध्यवर्ग हमारे साथ चीट कर रहा है। लेकिन इसी बात को बहुत व्यापक तौर पे जब आउटसाइडर्स कहते हैं तो वो कुछ और खेल कर रहे होते हैं। दरअसल देखिए, मध्यवर्ग जब फैला है तभी तो राजनीति बदली है। एक साथ कल हम लोग बात कर रहे थे, एक साथ चुनाव को लेकर के चार बार चुनाव एक साथ हुए हैं, 52 में, 57 में, 62 में और 67 में। तब ऐसी स्थितियां थी कि जब जवाहरलाल नेहरू कहीं खड़े होकर के बस किसी उम्मीदवार के लिए चलते फिरते सिर्फ हाथ उठा देते थे तो उम्मीदवार जीत जाता था। उस समय सत्ता पर और तमाम जगहों पर कास्ट के हिसाब से भी सवर्णों का अपना एक, मैं जवाहरलाल नेहरू जी को सिर्फ सवर्ण नहीं मानता, लेकिन यूं ही एक एग्जाम्पल दिया हमने। 67 तक आते आते उसी मध्य वर्ग ने पूरे कई राज्यों से कांग्रेस की सत्ता हटा दी और जिनकी सत्ता लाई वे उसी मध्य वर्ग के प्रतिनिधि थे। 90 में भी वो हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आउटराइटली ये जो मध्य वर्ग बनता है उसको रिजेक्ट किया जाना। मध्य वर्ग ही किसी भी समूह की ताकत होता है। अब उसमें से कुछ लोगों को हम चिन्हित कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। तो ये सवाल ब्राह्मणों से भी बनता है। ब्राह्मण अपने ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए, जो कथित ईडब्ल्यूएस है, जो सवर्ण जिनके लिए मिला है, ब्राह्मण क्यों नहीं छोड़ते? अभी तो जो आंकड़े आ रहे हैं, अभी तो जो चर्चा है सवर्णों के भीतर भी, वो ये है कि ईडब्ल्यूएस के पदों पर जिन लोगों की बहालियां हो रही हैं वो रियल गरीब नहीं है, वो तो ओबीसी में भी घुस जाए। अब तो अच्छी चीजें आ रही हैं कि बहुत सारे आदिवासियों के नाम पर सवर्ण नौकरी कर रहे थे, तब ईडब्ल्यूएस के नाम पर अपर अपर सवर्ण जो है, जो मतलब इकोनॉमिक रूप से अपर, वो क्यों नहीं छोड़ता ब्राह्मणों के लिए, गरीब ब्राह्मणों के लिए? मंदिरों में जरा चलिए ना, मंदिरों में जो महंती है, जो ट्रस्ट है, वो जिन ब्राह्मणों के पास है, मैं अपने गया शहर की बात करूं, विष्णुपद इलाके में पंडे हैं, पंडों में 5-7 पंडे धनंजय जी अरबपति हैं, अथाह संपत्ति है उनके पास। जैसे जैसे नेपाल के का जो पंडा है और नेपाल महाराज वगैरह जिसके यजमान हैं,
टाटक अथाह संपत्ति, सिजवार अथाह संपत्ति, लेकिन 99% पंडों की हालत बहुत खराब है। तो अब सवाल है कि उनके लिए आप क्यों नहीं करते? तो ये जो बाहर वाला जो प्रसंग है, इसलिए मैं अक्सर मध्य वर्ग बनने को एक बेहतर अंदाज में ही देखता हूं। जैसे मुसहरों का एक मुसहर जाति है दलितों में, वहां मध्य वर्ग नहीं बना है। वहां आज भी हालत है कि 3%, 4% महिलाएं साक्षर हैं, 7 से 10% पुरुष साक्षर हैं। तो वो पॉलिटिकल से नहीं बन पा रहे। और यदि आ रहे, बहुत सारे मुसहरों को बहुत बहुत पहले से चुनकर लाया गया है, संसद में भी लाया गया है, विधानसभा में भी लाया गया है। हम लोग अक्सर भागवती देवी की चर्चा करते हैं, लालू प्रसाद जी कई जगह बोलते रहे। लेकिन वो मुसहर ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो अपनी सत्ता अपने लोगों के लिए बात कर सके, क्योंकि उनमें मध्यवर्ग ही नहीं है। वो जाएंगे कहाँ? कौन खड़ा करेगा? बहन जी के पीछे की ताकत तो उनका मध्यवर्ग है। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो एक प्रसंग है, ये जो फलसफा है, बात एक सोचने का जो तरीका है कि जो मध्यवर्ग बना उसने उसने चिंता नहीं की। वो यदि रतनलाल जी करते हैं, वो यदि बाबा साहब अम्बेडकर करते हैं, तो उसका प्रसंग अलग होता है। और वो मिथ के फॉर्म में जब आउटसाइडर्स करते हैं, तो उसका प्रसंग अलग होता है। उनसे पलट कर पूछना चाहिए कि आप अपने मध्यवर्ग के लिए काम क्यों नहीं? एक दूसरा, आपके सवाल में एक दूसरी बात भी थी, और वो थी इंटरनल कास्टिज्म का। वो एक प्रसंग है, उस पर भी बात होनी चाहिए। और उसको भी मैं जिस जिस प्रसंग में मैंने इस मध्यवर्ग की बात की, उसी तरीके से उसको भी देखा जाना चाहिए। और वो ऐसा कास्टिज्म नहीं है जो जो कास्ट हायरार्की में कास्टिज्म पैदा होता है, जो एक ब्राह्मण एक एक जो चमार के साथ व्यवहार करता है, वैसा कास्टिज्म नहीं है। यहाँ तक कि कम्युनलिज्म के भी मामले में आप देखिए, जो संघर्ष है दलितों के बीच में और मुसलमानों के बीच में कई बार दिखाई पड़ता है। जो पसमानदा, वो दोनों लड़ते हैं तो दोनों वही, लेकिन उनके बीच में जो रिश्ते हैं, जो रोटी के रिश्ते, बेटी के रिश्ते तो इस देश में बड़ा अलग होता है, लेकिन रोटी के रिश्ते, साथ साथ आवाजाही के रिश्ते, वो बहुत बेहतरीन है। वो जो लड़ाई है, वो उसका एक सैद्धांतिक पक्ष तो ब्राह्मणवाद नियंत्रित करता है उसको। तो उसी तरीके से जो दलितों के भीतर का जातिवाद है, जो ओबीसी के भीतर का जातिवाद है, उसको भी डील करने का जो मैकेनिज्म होगा, वो इंटरनल ही होगा। यानी जो अति पिछड़ों के प्रति चिंता का जो प्रसंग रोहिणी आयोग से यदि लेकर, क्योंकि शरारत में माहिर हैं, ट्रिपल तलाक के साथ इन्होंने क्या किया? ट्रिपल तलाक की मांग ऑर्गेनिक थी। सवाल ये मैं फिर दोहरा दूं, ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देने का, गरीबों को रिजर्वेशन देने की मांग दलित पिछड़े नेता कर रहे थे। लेकिन ये जब उस मुद्दे को ये उठा लेते हैं और फिर अपने विभेदक सिद्धांतों के जरिए, विभेदक शक्ति के जरिए उसमें शरारत घुसेड़ते हैं। ट्रिपल तलाक के साथ भी उन्होंने यही किया। तो यही प्रसंग है कि ये जब रोहिणी आयोग लेकर के आएंगे तो इनकी शरारतें अलग होंगी। लेकिन जब लालू प्रसाद जी का, यानी राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, समाजवादी पार्टी, बसपा, या ऐसी पार्टियां इस पर विचार करेंगे जिन्हें करना चाहिए, बड़े भाई की भूमिका में आकर करना चाहिए, तो जो जो 30 साल हो गया, 30 साल में एक पीढ़ी पैदा हो गई, दूसरी पीढ़ी पैदा हो गई, तो उसको कैसे एक्सपैंड किया जाए, तमाम जो अफर्मेटिव एक्शन है उसके उसके असर को, इस पर उनको विचार करना चाहिए। तो इन दोनों ही सवालों को ऑर्गेनिक ढंग से भी सोचने की, उसको कैसे सोचा जा रहा है उस पर बात करनी चाहिए, कैसे सोचना चाहिए उस पर बात करनी चाहिए, और कैसे आउटसाइडर जो दुश्मन है, रियल दुश्मन है जिससे लड़ाई है, वो भी स्मिथ को अपने कैरी करके और फिर उस पर बॉम्बार्डिंग करता है। धनंजय। जी।